बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 अमेंडमेंट 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी अहमियत रखता है और इसके अंदर बहुत से आर्टिकल जो हैं उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई और पाकिस्तान के लिए ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपको पता है इसको फाइनलाइज जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब किया तो ये किया 18 अक्टूबर 2024 को इसको फाइनलाइज कर दिया गया था, यानी इसका जो ड्राफ्ट था उसको रेडी कर लिया गया था जिसके 11 पेजेस थे। और जब इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया तो मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा कि इसको सेनेट से 20 अक्टूबर 2024 को पास करवा लिया गया। जैसे ही 20 अक्टूबर को 2024 को इसको पार्लियामेंट सेनेट से पास करवा लिया गया, अब नेशनल असम्बली से भी इसको पास करवाना ज़रूरी था। तो 21 अक्टूबर 2024 को इसको नेशनल असम्बली से भी पास करवा के प्रेजेंट के उसके बाद उसके साइन हुए और ये 26 अमेंडमेंट हो गई। आपको मैं मज़ीद बताऊं कि इस 26 अमेंडमेंट के अंदर जो सेनेट के अंदर जो वोट पड़े थे 65 पड़े थे आउट ऑफ 96। ये बड़ी अहम चीज़ है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। इसी तरीके से मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल था 175A, इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर क्या बताया गया, क्या अमेंडमेंट होगी। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया कि कैसे इनकी तकर्री होगी। जी, इसके अंदर ये बताया गया कि 3 जजेस के जो नाम हैं, जो सीनियर 3 जजेस होंगे, 3 उनके नाम जो उनसे हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएंगे और पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी और उसके जो मेंबर थे वो तकरीबन 12 थे। 12 में से जो 8 थे वो नेशनल असम्बली के थे, जो 4 थे वो सेनेट के थे। और इसके अंदर भी 2/3 अक्सरियत ज़रूरी थी, यानी 2/3 अक्सरियत से जो वोटिंग होगी उसके मुताबिक जो उनसे उस जज को इन 3 जजेस के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। और इसको एक और अहम चीज़ के अंदर यह है कि ये इन कैमरा जो उनसे सारे मामला चलते रहे। अब तो ये बात होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि बाकी 17 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के थे उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में भी आपको मैं मज़ीद बताना चाहूँगा। आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर भी एक जो है कमेटी बनाएगी, उस कमेटी को जो नाम दिया गया वो था अल्लाह भला करे सुप्रीम कोर्ट जुडिशल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल कमेटी का नाम दिया गया इसको। और इसके जो मेंबर थे उनके बारे में मैं आपको लिस्ट आपसे शेयर करता हूँ। जो पहला मेंबर था वो फेडरल लॉ मिनिस्टर था और जो दूसरा मेंबर था इसके अंदर वो था अटॉर्नी जनरल, वो भी पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान का वो फेडरल का नुमाइंदा होता है। इसी तरीके से इसके अंदर 2 नेशनल असम्बली के मेंबर थे और 2 सेनेट के मेंबर थे और इसी तरीके से पाकिस्तान बार कौंसिल का भी एक मेंबर था, लेकिन उसकी शर्त रखी गई कि उसकी 15 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं अगर आपको मज़ीद बताना चाहूँ आपको तो वो मैं बताना चाहूँगा आपको वो ये कि आर्टिकल 184 के अंदर जो 100 मोटिव के बारे में बताया गया, यानी कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब किसी से कोई फैसला नहीं होता था तो वो 100 मोटिव एक्शन ले लेता था और वो पब्लिक हेयरिंग होती थी। तो इस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 184 के अंदर जो है वो इसकी ये पावर थी वो इससे ये छीन ली गई, यानी कि वो 100 मोटिव एक्शन अब नहीं ले सकता। इसी तरीके से अगर मैं बताऊं आर्टिकल 186A के बारे में तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई। पावर को इस तरीके से दी गई कि वो अगर एक केस जो है वो हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है तो वो उसके अंदर उसकी पावर है कि वो इस केस को दूसरे हाई कोर्ट के अंदर तब्दील में शिफ्ट कर सकता है या ये खुद भी डायरेक्ट सुन सकता है। अगर मैं आपको आर्टिकल 191A की बात करूं तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट था इसके बराबर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट था उसको ख़त्म किया गया और इसकी जगह फेडरल बेंच जो है वो बनाया गया और वो फेडरल जो बेंच था वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस को देखता था। इसी तरीके से 1991A की तरह 202 आर्टिकल A, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 202A के अंदर भी सेम जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चलते हैं इस तरह हाई कोर्ट के अंदर भी चलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया, वो हाई कोर्ट के जो जजेस थी उनकी एवेल्यूएशन करता था। अगर मैं आपसे आर्टिकल 203
डी की बात करूँ तो इसके अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट जो सा था वो मौजूद था, जिसके अंदर वो जो वाच करता था इस्लामिक फंडामेंटल को, यानी कि वो देखता था कोई इस्लामिक एक्टिविटी के अगेंस्ट कोई काम तो नहीं हो रहा, तो वो अगर देखता था तो वो फिर इसके बारे में इसकी स्क्रूटनी करता था और 12 मंथ के अंदर अंदर जो सा वो इसके बारे में डिसीजन लेता था। ये आर्टिकल 203D की बात की मैंने आपसे। अगर मैं आर्टिकल 215 की बात करूं तो ये न्यू इलेक्शन कमीशन के बारे में है कि अगर एक चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसकी मुद्दत पूरी हो गई है, ठीक है, तो जब तक नया इलेक्शन कमीशन वो पाकिस्तान नहीं आ जाता तो ये अपनी जो सी है वो ड्यूटी को इसी तरीके से सर अंजाम देगा। और आर्टिकल 30 के अंदर रिबा को ख़त्म किया गया कि रिबा के ख़त्म करने के बारे में बताया गया कि जनवरी 1 2028 के अंदर जो रिबा है, जो सूद है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर आर्टिकल में 48 की बात करूं आपसे तो इसके अंदर अगर पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन ले लेता है तो उसको कोर्ट रिव्यू नहीं होगा, यानी कि यहाँ से भी जो कोर्ट की थी वो पावर ले लेगी। ये 26 अमेंडमेंट की मैंने आपसे सीधा ख़ास जो इसके फीचर्स थे वो आपसे डिस्कस किया है और ये आप तक पहुंचाए हैं, आप तक मैसेज पहुंचाया है। और ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं CSS के या PMS वगैरह के, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो आप इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।